फिजियोज वेलेट MCQ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोज MCQ प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए क्वेश्चन है ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। In fibromyalgia, the pain is primarily due to A. Muscle inflammation, B. Peripheral nerve damage, C. Central sensitization, D. Bone erosion. So answer here is central sensitization. ठीक है, देखते हैं। अब इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी सारे MCQs किए थे हमने फाइब्रोमाइल्जिया में। अब फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन, कि फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन क्या है। देखो, फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें पेन होता है। क्या होता है? पेन। इस कंडीशन में क्या होता है? पेन होता है और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। क्या होती है? मॉर्निंग स्टिफनेस। एंड थर्ड है फैटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये तो फाइब्रोमाइल्जिया के क्या हो गए? क्लिनिकल फीचर्स हो गए हैं। देखो, फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स पेन, मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स, टेंडरनेस पॉइंट पेन। ठीक है, देखो आप कई बार जो लेडीज़ होती हैं, मिडिल एज जो वुमेन होती हैं, वो क्या करती हैं, आते ही डॉक्टर को बोलते हैं मुझे यहाँ भी पेन है, मुझे कभी वो एल्बो जॉइंट पे बताएंगी, फोर आर्म में, बैक में, शोल्डर पे, नीज़ पे, एंकल जॉइंट पे। ठीक है, तो वो काफ़ी एरिया में, मल्टीपल जो वाइड स्प्रेडिंग एरिया में जो पेन होता है, पॉइंट पेन होता है, वही क्या है? आपका फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन है। और इसके जो पॉइंट है वो कितने पॉइंट होंगे? वो पॉइंट होंगे 11 to 18 पॉइंट्स। ठीक है, अगर पेशेंट को होते हैं तो वो फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन। और कौन सी एज में सबसे ज़्यादा मिलेंगे? ये मिलेंगे मिडिल एज, ये कंडीशन मिलेगी आपकी मिडिल एज वुमेन्स में। ठीक है, और मोर इन वुमेन्स देन मेंस। अब देखो, ये एक फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन इज ए क्रॉनिक पेन कंडीशन। ठीक है, और क्रॉनिक पेन कंडीशन कैसे बनेगी? जो बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हाइपर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइपर एक्टिव। और स्पाइनल जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल न्यूरॉन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? ओवर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इवन माइल्ड, जैसे ही आप पेशेंट के टेंडर पॉइंट्स को थोड़ा सा हल्के से टच करेंगे, ठीक है, स्टिमुलेशन देंगे, लाइक जैसे कि टच या प्रेशर दबाएंगे या कोई भी ही हॉट या वेट आप यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? कॉज पेन होगा। ठीक है, थोड़े से ही टच में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इंक्रीज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हमने पीछे किए थे कि जो एक्साइट मीन्स स्टिमुलेट करना, ठीक है, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके इंक्रीज होने से एक्साइटेशन हाइपर एक्टिव और ओवर एक्टिव हो जाते हैं? वो है आपका ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी। और डिक्रीज इनहिबिटरी कंट्रोल, तो आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? गाबापेंटिन एंड ग्लाइसिन से। अब करते हैं फिजियोथेरेपी रिलेवेंस कि आप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर करना है ये। और DSSB में भी चांस है आने की, DSSB में। तो फिजियोथेरेपी रिलेवेंस में एक तो सबसे आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? PNF की फुल फॉर्म क्या है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर
फैसिलिटेशन, ठीक है। दूसरा है ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी। ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी में भी आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइज करवाएंगे आप, ठीक है। थर्ड यूज़ करेंगे डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक। जो क्रॉनिक पेन आ रहा है उसके लिए आप और क्या करेंगे? ये जो डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक है ये आपने स्पाइनल कोड इंजरी में भी कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ किए से, ठीक है। तो कौन कौन सी मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे फॉर कंट्रोल डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक? ए मोडेलिटीज़ में आप थेरेपेटिक मसाज दे सकते हैं पेशेंट को, परकशन कर सकते हैं, टेपिंग यूज़ कर सकते हैं एंड स्ट्रोकिंग यूज़ कर सकते हैं। साथ में वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं, प्रेशन एंड कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। और मशीन में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में आप, वो सबको पता ही है कि पेन के लिए जो यूज़ की जाती है वो मोडेलिटी यूज़ की जाती है टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एंड फ्लूइड थेरेपी, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए पेशेंट सफ़र फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया, सो व्हाट इज़ द प्लान या फिर व्हाट इज़ द एक्सरसाइज यू विल डन इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज का नाम पूछेंगे आपसे तो आपको बताना है ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। विच नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फाइब्रोमाइल्जिया मैनेजमेंट? नॉन, ठीक है, फार्माकोलॉजी की विदाउट मेडिकेशन, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव इन फाइब्रोमाइल्जिया मैनेजमेंट: ए एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, बी पैसिव स्ट्रेचिंग, सी ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइज, डी जॉइंट मोबिलाइजेशन। सो आंसर हेयर इज ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइज। आपको ना किसी भी कंडीशन का अगर आपको क्लिनिकल फीचर्स आप पता होंगे तो उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो भी आप आराम से दे सकते हैं। देखो, पेन है, टेंडर पॉइंट्स हैं, टेंडरनेस ऑन द मसल, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, मॉर्निंग स्टिफनेस, एंड फटीगनेस, ठीक है। और ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइज इंक्रीज रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। द नॉर्मल एंगल ऑफ गेट इज अप्रोक्सीमेटली: ए 10 डिग्री abducted, बी 20 डिग्री abducted, सी 30 डिग्री abducted, डी 5 डिग्री abducted। चलो हम यहाँ पे एक बार पिक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल। आपको क्या बताना है? नॉर्मल एंगल ऑफ गेट, ठीक है। जो ये एंगल बनता है यही बनता है आपका 10 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल गेट। तो ये आंसर है आपका 10 डिग्री अबडक्टेड। अब ये देखो कि अगर ये 10 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है, मीन्स अबव ज़्यादा, तो क्या होगा? गेट अबडक्टेड गेट होगा, अबडक्टेड गेट। और अगर 10 डिग्री से डिक्रीज होता है
बिलो 0 to 10, तो कौन सा गेट बनेगा? अडक्टेड गेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ए नॉर्मल बेस ऑफ गेट इज अप्रोक्सीमेटली, देखो बेस ऑफ गेट क्या है? फुट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं BOS, बेस ऑफ सपोर्ट। ये है आपके फुट, ठीक है। तो ये बनता है आपका बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये कितना होगा? 2.5 to 3 सेंटीमीटर, नॉर्मल बेस ऑफ सपोर्ट ऑफ गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। ए स्प्रिंटर सक्सेसिव हिप अडक्शन, ठीक है। ए स्प्रिंटर सक्सेसिव हिप अडक्शन ड्यूरिंग रनिंग इन द इंडिविजुअल विद पटेला ऑफ पेन। देखो जब पेन होगा किसके ऊपर? पटेला पे, तो वो क्या कहलाएगा? पटेलोफिमोरल पेन, PATELO फिमोरल पेन मे अकर ड्यू टू विच लॉस ऑफ मसल एंडोरेंस। ठीक है, पटेलोफिमोरल जब पेन होता है और हिप अडक्शन मूवमेंट में जाता है रनिंग के टाइम पे, तो उसकी कौन सी मसल्स हैं जो वीक होंगी? ठीक है, मसल के एंडोरेंस कम होगी, तो वो होगी ए पुअर ग्लूटियल मसल एंडोरेंस, बी पूरे हैमस्ट्रिंग मसल एंडोरेंस, सी पुअर लोअर बैक मसल एंडोरेंस, डी पुअर कोर मसल एंडोरेंस। सो आंसर हेयर इज पुअर ग्लूटियल मसल एंडोरेंस। अब देखो एक स्प्रिंटर है, अब इसकी असेसमेंट क्या करोगे? जब आप स्प्रिंटर को रनिंग करते हुए देखोगे तो उसका क्या होगा? जो हिप है, हिप क्या होगी? अडक्टेड मूवमेंट में जाएगा। किस में जाएगा? अडक्टेड मूवमेंट में। और विद प्लस पेन ऑफ पटेला। सो किसकी लॉस ऑफ एंडोरेंस होगी? पुअर या लॉस ऑफ ग्लूटियल मसल एंडोरेंस। अब देखो आप इस कंडीशन को चेक कैसे करेंगे एथलीट्स पर? या तो स्टैटिक टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? स्टैटिक, और या फिर करेंगे आप डायनामिक। और डायनामिक कौन सा होगा? फंक्शनल टेस्ट। क्या होंगे? फंक्शनल टेस्ट, लाइक वॉक करवा के देखना, वॉक, रनिंग एक्सेट्रा। और स्टैटिक में क्या होगा? 1 लेग स्टैंड्स, ठीक है, एंड लैंड ऑन नी ऑन फीट। ठीक है, इन टेस्ट को आप क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सम रनर्स विल रिपोर्ट पेन डेट ओनली अकर्स फॉलोइंग प्रोलॉन्ग एक्टिविटी। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसको पटेलोफिमोरल पेन है, मे रिपोर्ट नो पेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ रन। ठीक है, उसके कंप्लेंट नहीं है अर्ली स्टेज ऑफ रन, बट सीज रनिंग, जैसे ही उसकी रनिंग रुकती है ड्यू टू सीवियर पेन आफ्टर 5 किलोमीटर। ठीक है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है फैटीग। सो एग्जाम्पल, जब अगर मसल फैटीग होगी तो क्या दिक्कत होगी? ठीक है,
उसमें क्या होगा, एक्सेसिव हिप अडक्शन होगी ड्यूरिंग रनिंग इन द इंडिविजुअल विद पैटेलोफेमोरल पेन मे अकर ड्यू टू पुअर ग्लूटियल मसल एंडोरेंस। स्पोर्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। बायोमैकेनिकल असेसमेंट में रिक्वायर द पेशेंट टू स्टैंड, वॉक, रन, लैंड ऑन 2 feet, लैंड ऑन 1 leg ओनली। असेसमेंट ड्यूरिंग फंक्शन प्लेइंग, फंक्शनल जो टेस्ट है, प्लेइंग सरफेस स्पोर्ट्स, एग्जीक्यूटिंग सर्टेन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज सच एज किक और पायरुयूट may also be relevant. Structural static biomechanical assessment and functional lower limb test, single leg stance, heel raise, squat and landing। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। जेक्स टेस्ट यूज फॉर ए फर्स्ट मेटाकार्पो phalangeal joint, B first metatarsophalangeal joint, C calcaneotalus joint, C cuneiform cubert joint। So answer here is first metatarsophalangeal joint। और ये भी टेस्ट क्या है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये याद रखना आप। अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं कि द नॉर्मल रेंज क्या रहेगी, 50 डिग्री होगी। क्या रहेगी, 50 डिग्री डोर्सिफ्लेक्शन, मोशन शुड बी अराउंड। और नॉर्मल एंकल डोर्सिफ्लेक्शन रेंज विद द नी फ्लेक्स 45 डिग्री एंड नी एक्सटेंड, नी फ्लेक्स 45 डिग्री एंड नी एक्सटेंड 40 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो आप, असेसिंग एंकल डोर्सिफ्लेक्शन इन वेट बियरिंग विद नी एक्सटेंडेड। ठीक है, असेसिंग एंकल डोर्सिफ्लेक्शन वेट बियरिंग विद द नी फ्लेक्स। ये वाला है नी एक्सटेंड और ये है नी फ्लेक्स। और एक और टेस्ट है आपका नी टू वॉल टेस्ट। ठीक है, नी टू वॉल टेस्ट। तो नी एक्सटेंशन 40 डिग्री और नी फ्लेक्शन 45 डिग्री, डोर्सिफ्लेक्शन ऑन द एंकल जॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम ऑफ कॉल्ड ए रनर नी, बी रनर foot, C runner hip, D swimmer shoulders। So answer here is runner's hip। और iliotibial band syndrome is also known as snapping hip syndrome। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इन गोल्फर्स विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अकर्स इन शोल्डर पैथोलॉजी, ए एक्रोमियोक्लेविकल ज्वाइंट, बी ग्लिनोहुमरल ज्वाइंट, सी एब्स पैरालिसिस, डी ए एंड बी। सो आंसर हेयर इज ग्लिनोहुमरल ज्वाइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इन गोल्फर्स मोस्ट कॉमन बैक इंजरी। देखो गोल्फर्स की एम्स में पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया था फ्रैक्चर। एम्स में गोल्फर्स से जो क्वेश्चन आया था 2 बार आया था, एक बार 2016 में और एक बार 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार कई बार आ चुका है। तो गोल्फर्स में फ्रैक्चर पूछा गया था रिस्ट जॉइंट पे, तो वो फ्रैक्चर होता है हुक ऑफ हैमेट। और लिगामेंट कौन सा होता है, टियर पीजो हैमेट लिगामेंट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इन गोल्फर्स मोस्ट कॉमन बैक इंजरी आकर ए LBA, बी स्पोंडाइलोलिसिस, सी स्पोंडाइलोसिस, डी स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। सो आंसर हेयर इज गोल्फर्स में जो बैक इंजरी होगी वो होगी स्पोंडाइलोसिस। ठीक है, और स्पोंडाइलोलिसिस ये होगी आपकी
जिम्नास्टिक में, ठीक है, किस में होगी, जिम्नास्टिक में। तो देखो अगर आपसे गोल्फर्स में ही अगर रिस्ट फ्रैक्चर पूछा जाता है तो हैमेट बोन का, और लिगामेंट पूछा जाता है तो पीजो हैमेट लिगामेंट। अगर हिप पर आपसे इंजरी पूछी जाती है तो हिप पेन या फिर ग्रोइन पेन, ठीक है। और स्पॉन्डिलोसिस क्यों होगा, क्योंकि जो गोल्फर्स होते हैं, गेम खेलते हैं गोल्फर्स, तो उनकी जो बैक होती है वो सी शेप में बन जाती है, सी शेप थोरैकोलम्बर स्पाइन। शोल्डर की अगर पैथोलॉजी पूछते हैं आपसे तो एक्रोमियोक्लेविकल ज्वाइंट पैथोलॉजी। रिस्ट ज्वाइंट पे जो डोर्सल रिम होते हैं, इम्पैक्ट सिंड्रोम। पिन पॉइंट पेन एट रेडियल कार्पल ज्वाइंट, पिन पॉइंट पेन एट रेडियल कार्पल ज्वाइंट इन लोडेड एक्सटेंशन, ठीक है, लोडेड एक्सटेंशन। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है गोल्फर्स का, मैंने सारा बता दिया। बैक से पूछे तो स्पॉन्डाइलोसिस, रिस्ट ज्वाइंट पे फ्रैक्चर पूछे तो हैमेट बोन, लिगामेंट पूछते हैं तो पीजो हैमेट, हिप में पूछते हैं तो ग्रोइन पेन, ठीक है, और शोल्डर पैथोलॉजी पूछते हैं तो आपकी एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट पैथोलॉजी को। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंजरी इज एनी रोवर। देखो रोवर्स कौन होते हैं, जो नाव चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोवर्स, और गेम का नाम है रोविंग। ए शोल्डर, बी लोअर बैक्स, सी रिब्स, डी नी। तो इसमें मोस्ट कॉमन इंजरी पूछी गई है रोवर्स में, सो मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है आपके रिब्स में, और 4 to 8 रिब्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। और अब इसमें अगर मोस्ट कॉमन पूछी है तो रिब्स आएगा, और अगर इंजरी होती है रोवर्स में तो 3 एरिया में मोस्ट कॉमन होती है, एक तो लोअर बैक में, रिस्ट या फिर फोर आर्म में, और रिब्स में। ये 3 जो है रीज़न है, इनमें रोवर्स को पेन होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, देखो जब स्ट्रेस इंजरी होती है रोवर्स में, वो कहाँ होती है, वो चेस्ट में होती है, रिब्स में, ठीक है। रिब्स की जो मसल्स होती हैं उनकी टीयरिंग हो जाती है। तो पेशेंट को क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, देखो डेफिनेटली कि पेन होगा, और पेन कब होगा, जब वो ब्रीद लेगा, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग पेन होगा, कफिंग में पेन होगा, लाफिंग में पेन होगा, रोलिंग ओवर इन बेड, बेड पे रोल करेगा तब पेन होगा, बेड से उठेगा तब भी उसको पेन एग्रावेट। अब देखते हैं रोवर्स की पोजीशन, ये इम्पोर्टेंट है, 2 पोजीशन बनती हैं रोवर्स में, एक कैच पोजीशन और एक है फिनिश पोजीशन। तो कैच पोजीशन में जो इसकी आप स्पाइन देख रहे हैं ना, तो ये स्पाइन क्या है, लोडेड है, क्या है, लोडेड एट द फ्रंट ऑफ द स्ट्रोक। और जो फिनिश पोजीशन है ये क्या है, गुड लंबो पेल्विक कंट्रोल है, क्या है, गुड लंबो पेल्विक कंट्रोल। तो जब ये आपकी कैच पोजीशन है और ये आपकी फिनिश पोजीशन है। अब देखो रोवर्स को ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट होगा रेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 6 वीक्स, ठीक है, 2 से 6 हफ्ते उसको ठीक होने में लग सकते हैं। और क्या करवाएंगे आप, नॉन रोइंग एक्सरसाइज कराएंगे, क्या कराएंगे, नॉन रोइंग। और नॉन रोइंग एक्सरसाइज कौन सी होंगी, वो होगी साइकिलिंग, क्या होगी, साइकिलिंग। और टेपिंग कर सकते हैं और मैनुअल थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, रिब स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद विच ग्रुप ऑफ रोवर्स, ठीक है। तो ये जो रिब फ्रैक्चर ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रोविंग की और उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो हैवी और प्रोग्रेसिव जो एक्सरसाइजेस करते हैं और रोवर्स रोविंग करते हैं उनको ये फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। और मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद विच ग्रुप ऑफ रोवर्स, ए रिक्रिएशनल नोवाइस रोवर्स, बी नेशनल लेवल रोवर्स, सी इलाइट इंटरनेशनल level rovers, and D master category rovers. So answer here is C elite, या तो ओनली elite आ सकता है और या फिर इंटरनेशनल लेवल रोवर्स आर मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद
ग्रुप ऑफ डिजीज। ठीक है, तो रिफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स अकर मोर ऑफन अमंग एलाइट रोवर्स एंड आर लिंक टू हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम्स। जो रोवर्स हाई ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, उनमें ये दिक्कतें आ जाते हैं, स्पेशली इन द लीड अप टू मेजर कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम। फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेथ ग्रिप। क्या बोलेंगे, डेथ ग्रिप इन रोवर्स इज प्राइमरली कोज बाय। एक तो आप ये याद रखना कि रोवर्स में फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है और उसको बोलते हैं हम डेथ ग्रिप। सो ए एक्सेसिव नी फ्लेक्शन, बी ओवर ग्रिपिंग द हैंडल, सी पुअर हिप मोबिलिटी, डी शोल्डर इम्पीचमेंट। सो आंसर हियर इज over gripping the handle. Repeated tight gripping leads to forearm compartment syndrome. Repeated tight gripping, ठीक है, relaxing grip and proper technique help prevent it. Next है क्वेश्चन नंबर 93, which injury is characterized by inflammation on the outside of the knee due to friction of connective tissue? A patellofemoral pain syndrome, B IT band friction syndrome, C meniscal tear, D ACL sprain. So answer here is iliotibial band friction. देखो ITBS प्रोड्यूस लेटरल नी पेन, ठीक है, ITBS iliotibial band friction syndrome प्रोड्यूस lateral knee pain around 30 degree flexion and is common in rovers. किन के अंदर होता है, rovers, from overuse and excessive knee bending. तो ये याद रखना कि जो रोवर्स होते हैं, रोवर्स में नी जॉइंट पे कौन सी साइड पेन होगा, लेटरल नी पेन होगा अराउंड जब 30 डिग्री फ्लेक्शन करेगा तब वो पेन महसूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, ए रोवर विद परसिस्टेंट शोल्डर पेन लाइकली हैज ए पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम। ये तो हो ही नहीं सकता। बी शोल्डर इम्पिंजमेंट, सी रिफ स्ट्रेस फ्रैक्चर, डी फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो शोल्डर पेन पूछा गया तो शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट और रोटेटर कफ टेंडोनाइटिस कॉमनली अकर इन रोवर्स ड्यू टू रिपीटिव ओवर हेड टू मोशन एंड ग्रिप टेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ इंजरी प्रेजेंट्स एज टेंडन इन्फ्लामेशन इन द रिस्ट एंड हैंड extensor? A ACL tear, B IT band syndrome, C extensor tenosynovitis and intersection syndrome, D rib stress fracture. So answer here is C extensor tenosynovitis and intersection syndrome. तो रोवर्स में रिस्ट और हैंड पूछा गया है तो क्या होगा, एक्सटेंसर टीनोसाइनोवाइटिस और इंटरसेक्शन सिंड्रोम। देखो इसको और क्या बोलते हैं, also known as एक्सटेंसर टीनोसाइनोवाइटिस को और इंटरसेक्शन सिंड्रोम को बोलते हैं आप ओर्समैन रिस्ट। क्या बोलते हैं, ओर्समैन रिस्ट, बिकॉज रिस्ट इज ग्रेटर डिग्री ऑफ द अल्नर डेविएशन। ठीक है, तो ओर्समैन रिस्ट में कौन सी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, ग्रेटर डिग्री ऑफ द अल्नर डेविएशन। तो हैंड ग्रिप प्रेशर इज ऑल्सो लिमिटेड विद फोर आर्म पेन। ओर्समैन रिस्ट में और का मीन्स जानते हो क्या होता है, और का मीन्स होता है हैंडल, HANDLE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ए रोवर्स chest wall pain is particularly common caused by A overuse injury, B traumatic injury, C rib stress fracture injury and D none of the above. So rover's chest wall pain is particularly common, कारण बताना है तो कारण है overuse injury
It is particular in the anterolateral portion of the 4 to 8 rib, and the incidence is higher in females. अगर फ्रैक्चर पूछ दे, ओवर यूज़ स्ट्रेस फ्रैक्चर पूछते तो स्ट्रेस फ्रैक्चर आता, और इन्होंने क्या पूछा गया, कॉमन कोज पूछा है, तो कॉमन कोज है ओवर यूज़ इंजरी। क्वेश्चन नंबर 97 है, ओर्समैन एस रिस्ट ऑल्सो नोन एज ए इंटरसेक्शन सिंड्रोम, बी डिक्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस, सी एक्सटर्नल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, डी अल्नर डेविएशन। सो आंसर हेयर इज डिक्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, अब देख लेते हैं रिस्ट एंड फोर आर्म पेन इन रोवर्स। कॉमन रिस्ट एंड फोर आर्म इंजरीज इन रोवर्स इंक्लूड इंटरसेक्शन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज ओर्समैन रिस्ट, डिक्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस एंड एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। Three conditions are related to excessive use of the forearm musculature, which is influenced by a variety of factors. Rowing requires the athlete to rotate the oar handle after taking it out of the water, feathering the blade, and again prior to re-entering the water, skating the blade. Ideally, the blade should be feathered and squared using a combination of wrist and metacarpophalangeal joint movement. However, a common technique fault, particularly among novice rowers, is to use wrist motion only during the action. High grip pressure is also linked with forearm pain. ठीक है, high grip pressure is also linked with forearm pain. This is a particular problem when rowing in poor weather condition and among beginners who tend to grip the oar more firmly. Oar handle size and grip should be may be custom fitted in different size. Should be considered. Modern oar handles have rubber grip and may be custom fitted in different sizes. However, non-elite rowers are more likely to use older oars with wooden and one size fits all handle. Sweep oar rowers. Those who row with only one oar are more likely to suffer from intersection syndrome and Dick-Variant's tenosynovitis on their inside arm, as that wrist is in a greater degree of ulnar deviation. Next है question number 98. A rower's specific knee pain occurs. Which tendon involved tendinopathy? A distal biceps femoris tendon, B vastus medialis tendon, C tibialis anterior tendon, and D tibial posterior tendon. Rower specific knee pain occur lateral side of the pain. आंसर है यहाँ पे डिस्टल बाइसेप्स femoris tendon because attachment of lateral side of the knee. Because actively use knee flexion to pull up the slide rather than swing over from the hips with a stable trunk. और जब पेशेंट रोवर्स नी फ्लेक्शन 30 डिग्री करेगा तब उसको ये पेन महसूस होगा. क्वेश्चन नंबर 99 है आपका. द मोस्ट कॉमन शोल्डर पैथोलॉजी सीन इन स्विमर्स. ए रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी, बी लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, सी शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स, डी पेक्टोरल मेजर टेंडिनोपैथी. थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि स्विमर्स अपने हैंड को कैसे मूव करते हैं. वो ओवर हेड मूव करते हैं. तो शोल्डर की पैथोलॉजी होगी रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी. रोटेटर कफ मसल्स कौन सी हैं आपकी? 4 मसल्स हैं. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सब स्कैपुलरीज. ठीक है. तो जो स्विमिंग है आपकी वो स्विमिंग 4 टाइप्स की है.
फर्स्ट है फ्री स्टाइल, सेकेंड है बैक स्ट्रोक, थर्ड है बटरफ्लाई एंड फोर्थ है ब्रेस्ट स्ट्रोक। मीडियल नी पेन इज कॉमन इन ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो स्विमर हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं तो उनको नी पेन, मोस्ट कॉमन नी पेन कौन सी साइड आता है? मीडियल नी पेन। अब फ्री स्टाइल भी 4 टाइप्स के हैं, हेड एंट्री, रीच ग्लाइड, पुल थ्रो एंड रिकवरी फेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ए, सुप्रास्पाइनेट 100 ए सुप्रास्पाइनेटस tendinopathy is also called a swimmer shoulder, B swimmer knee, C both A and B, D none of the above. So answer here is swimmer shoulder. देखो टेंडिनोपैथी ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स भी हो जाती है, इम्पिंजमेंट अगेंस्ट द एंटीरियर थर्ड ऑफ द क्रेको एक्रोमियल आर्च भी हो जाती है। द टर्म जो स्विमर शोल्डर वाज इंट्रोड्यूस कैंडी एंड हॉकिंग्स। This is, however, a non-descript and confusing catch-all which does not advance our understanding. We believe the term should be replaced by an individualized and more specific diagnosis which accounts for the contributing factor, extrinsic and intrinsic, and suspected pathology of each injured swimmer. Supraspinatus tendinopathy कैसे होगी? ठीक है, स्विमर्स में कैसे होगी सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी? उसका कारण है हाइपोमोबिलिटी ऑफ द सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन, लॉस ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ द ग्लेनोहुमरल जॉइंट, ग्रेटर internal rotation strength due to sudden increase of intensity of training and possible overload, the use of hand paddle and drag suits। ठीक है, ये आपके पूरे 5 वीडियोज़ में 100 MCQs हो गए हैं स्पोर्ट्स के, और आगे भी हम स्पोर्ट्स के ही करेंगे, स्पोर्ट्स के MCQ हम कंप्लीट करेंगे। सो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्ट्स MCQ के साथ।